हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकीकरण का युग का भाग 8 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बुनकरों का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। जो बुनकर थे, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, काम पर लगा हुआ एक बुनकर है और यह गुजरात क्षेत्र में जो है वो काम कर रहा है, ये दर्शाया गया है। तो आज हम देखेंगे कि बुनकरों का क्या हुआ, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से जो है जो औद्योगिकरण है उन्होंने बुनकरों की जिंदगी पर असर डाला। इन सारी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में समझेंगे। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। यानी कि 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को मजबूत कर रही थी, जब ये जो टाइम था उनके सत्ता और ज्यादा पावरफुल बनने का, जो शुरुआती टाइम था, उस समय भी अगर हम बात करें तो भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा का निर्यात होता था भारत से, उसमें कोई गिरावट नहीं आई थी, बल्कि वो अपितु वो पहले की जैसे ही चल रहा था और भारतीय कपड़ा का विदेशों में जो होता है निर्यात किया जा रहा था। ब्रिटिश व्यापार उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। तो अभी तक ये स्थिति नहीं हुई थी कि ब्रिटिश कपास उद्योग जो था वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया, बहुत ज्यादा फैलना चालू हो गया था। नहीं, यूरोप में अभी भी भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भी भारत में होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही और ज्यादा बढ़ावा दिया, उसे और ज्यादा फैलाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, प्रॉफिट उठा सके। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। अगर हम 1860 से पहले के, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक बंगाल और कर्नाटक में उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वह स्थापित नहीं हुई थी, उससे पहले अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वस्तुओं के निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे जो अदर कंपनी थी उनके साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे और इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। अभी तक क्या होता था, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार तो स्थापित हुआ नहीं था, तो उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी थे, जैसे कि फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे। आप जानते ही हैं बच्चों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले भी यहाँ पे पुर्तगाली आ चुके थे व्यापार करने के लिए, डच आ चुके थे और इसके बाद फ्रांसीसी भी आ गए थे। तो इन सभी जो कंपनी थी उनके साथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन करना पड़ता था और इसके साथ साथ जो लोकल मर्चेंट होते थे, जो स्थानीय व्यापारी होते थे, उनके साथ भी इन्हें कंपटीशन करना पड़ता था। तो जो बुनकर होते थे या जो आपूर्ति सौदागर होते थे, वो क्योंकि उनकी वस्तुओं को बहुत सारे लोग जो है उनको प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो बहुत मोल भाव करते थे और जो उनके माल का सबसे ज्यादा मूल्य उनको दे देता था, उस ऊंची बोली लगाने वाले को, वो जो है वो खरीदार को, वो अपना माल बेच देते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दाम का बार बार जिक्र किया है। जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जब उन्होंने लंदन में लेटर भेजा था और उस लेटर के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश अफसरों ने जो है इस तरीके की बातों का जिक्र किया है कि यहाँ किस तरीके से आपूर्ति में मुश्किल हो रही है, ऊंचे दाम है, इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र या वर्णन उस लेटर में किया था। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी।
लेकिन जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में एकाधिकार, उसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया और उसकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तो अब जो है कंपनी को एकाधिकार मिल गया था। कंपनी को एकाधिकार मिलने का आशय ये है बच्चों कि अब जो है उस पूरे क्षेत्र में, जैसे बंगाल में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी वहां ट्रेड नहीं कर सकती है, और अगर कोई अन्य व्यक्ति वहां पे ट्रेड करते भी है तो वो किसकी परमिशन से करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से ही कर सकते हैं। फलस्वरूप उसने जो प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। तो अब कंपनी ने प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, लागतों पर अंकुश लगाने के लिए और सिल्क और कॉटन से बनी जो चीज है उसकी नियमित पूर्ति करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कई चरणों में जो है एक नई व्यवस्था लागू की। और यह काम कई चरणों में हुआ, कई स्टेप में किया गया। तो अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला काम कंपनी ने किया था वो क्या था? कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। पहला काम उन्होंने ये किया कि अभी तक क्या था कि जो कपड़ा व्यापार में बहुत सारे व्यापारी होते थे, दलाल होते थे, जो एजेंट होते थे, उन सबको खत्म करने का निश्चय किया और बुनकरों पर ज्यादा जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाएगा? उसके लिए कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखनी, उनका माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए गए, जिन्हें गुमाश्ता कहा गया। तो अब कंपनी ने क्या किया कि गुमाश्ता को अपॉइंट किया, और ये जो गुमाश्ता होते थे वो क्या करते थे? वो जो है बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करते थे और कपड़ों की क्वालिटी को जांचते थे कि जो बुनकर है वो किस तरीके से जो है कार्य कर रहा है, वो कैसे कपड़े यूज कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन सभी को जांचते थे और तैयार माल को इकट्ठा करते थे। और इसके बदले में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सैलरी देती थी, वेतन देती थी। दूसरा कार्य जो कंपनी ने किया था, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई और इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। अब कंपनी ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी अन्य लोगों से बुनकर जो है वो कारोबार नहीं करेगा, उनको पास अपनी वस्तुएं नहीं बेचेगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? पेशगी की रकम दी जाती थी, मतलब एडवांस रकम जो है वो बुनकरों को प्रदान की जाने लगी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज भी दे दिया जाता था, मतलब उनको एडवांस भी दिया जाता था और उनको लोन भी प्रोवाइड कराया जाता था। तो जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी भी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। तो क्योंकि महीन कपड़ों की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी और उनको जो बुनकर थे उन्हें इजीली लोन मिलने लगा, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपना सैलरी या अपना ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने एडवांस को स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे होते थे। इस समय क्या था, बुनकरों के पास ना जमीन के छोटे पट्टे भी रहते थे, जिन पर वो क्या करते थे, जिन पर वो खेती करते थे और अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में बिताने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अब बुनकर जो है अगर वो ज्यादा से ज्यादा कपड़ों का डिमांड को पूरा करेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जो है वो अपने जमीन पे जो है वो उन्होंने क्या किया, उस जमीन को उन्होंने भाड़े पर या रेंट पर देना चालू कर दिया और पूरा समय जो है वो बुनकरी में लगाने लगे। और आप जानते हैं कि जो बुनकरी का जो व्यवसाय होता है उसमें बहुत मतलब एक बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए अब पूरा परिवार ही यही काम करने लगा था। बच्चे, औरत सभी कुछ ना कुछ काम करते थे, तो पूरा जो था एक बुनकर का वो बुनकरी के कार्य में लग जाता था। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर
गांव में बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव की खबर आने लगी। लेकिन अब क्या हुआ, जल्द ही हमें ये सुनने को मिला कि गांव के जो बुनकर है और जो गुमाश्ता थे, जो उन पे नियंत्रण रखते थे, उनका निरीक्षण करते थे, उनके बीच में जो है टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे। अगर हम पहले की बात करें, जब गुमाश्ता नहीं होते थे और जो आपूर्ति सौदागर होते थे, तो वे बुनकरों के गांव में ही अधिकतर रहते थे और उनके और बुनकरों के मध्य जो है बहुत क्लोज रिलेशन होते थे, बहुत निजी ताल्लुकात होते थे और वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे। तो जो ये आपूर्ति सौदागर होते थे वो उनकी निजी जरूरतों का भी ख्याल रखते थे और अगर कोई उन्हें संकट होता था, कोई परेशानी होती थी, तो उस समय वो उनकी हेल्प भी करते थे। लेकिन जो नए गुमाश्ता थे, क्योंकि ये आउटसाइडर थे, ये बाहर के लोग थे और उनका गांव से कोई भी सोशल लिंक नहीं था, कोई सामाजिक संबंध उनका नहीं था, जिसकी वजह से जो है वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, मतलब कि उन पर अत्याचार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। मतलब बुनकरों की देखिए अब स्थिति बहुत खराब हो गई थी गुमाश्ता लोग के आने के बाद। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो कीमत बहुत कम थी और वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इस प्रकार से राजनीतिक दांवपेच और व्यापारिक दांवपेच खेला था, जिससे कि भारतीय बुनकर इसमें फंस के रह गए थे। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से नियम बना लिए, पहले तो उन्होंने एकाधिकार प्राप्त किया और एकाधिकार प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो बुनकर थे उस पर पूरी तरह से उन्होंने शिकंजा कसा। अब उन जो पहले बुनकर अपने किसी माल पर बोली मोल भाव करके उनको हाई रेट्स जो होता है वो इनकम मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था और अब वो जो है किसी और को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और को माल भी नहीं बेच सकते थे और जो कंपनी ने उनके लिए कीमत तय करती थी बस उन्हें वही कीमत मिलती थी, जो कि बहुत कम थी। और चूंकि वो लोन में फंस गए थे इसलिए कंपनी से जो है वो बंधे हुए थे, उनको भी नहीं छोड़ सकते थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए थे। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा कर लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। देखिए, जब भी किसी के भी हित जो है अगर उस पर कोई हस्तक्षेप करता है, उसका हित प्रभावित होता है, तो वो लोग जो है बगावत पर आ जाते हैं। और यही हुआ था बुनकरों के साथ भी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश की, इनके हितों का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसा ही हमें उदाहरण मिला कर्नाटक और बंगाल के बुनकरों का। वो लोग जो है वो गांव छोड़कर चले गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और वहां पे काम करने लगे और कई स्थानों पर जो है कंपनी और उसके अफसरों का विरोध किया था बुनकरों ने, किसके साथ, गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। तो अब क्या हुआ कि जो बहुत सारे बुनकर थे वो कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे और इससे जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कर्जा नहीं देंगे और उन्होंने अब जो है अपनी जो अभी तक जो परंपरागत उनका जो बुनकरी का कार्य था वो करघे जो है वो बंद कर दिए और अब खेतों में वो मतलब उन्होंने अपना काम बदल लिया और अब खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने भी नई समस्याएं पैदा हो गई थी और अब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे 19th सेंचुरी आते आते कपास बुनकरों के सामने क्या नई समस्याएं खड़ी हुई थी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, आज हमने देखा कि बुनकरों का क्या हुआ, उन्हें किस प्रकार की उनकी क्या स्थिति थी और उनकी जिंदगी पर, उनकी लाइफ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो नियम कानून बनाए उसके तहत उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा।